हेलो एवरीवन, जंबो आईएएस में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स, जिसमें हम अभी तक 3 मंथ्स कवर कर चुके हैं, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 2025। आज हम शुरू करेंगे पार्ट 1 ऑफ सितंबर 2025, जिसको भी हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कि कैसे फैक्ट्स बेसिकली पेपर में आते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट्स को आप लोगों ने समझना है, और कोई भी स्टेटमेंट आती है तो किस तरीके से आपने उसको इंटरप्रेट करना है कि ये सही है या गलत है। एमसीक्यूज में से जितने भी ऑप्शन हैं उनको आपने एलिमिनेट करना है। तो जो पूरी स्ट्रैटेजी है ये हम करेंगे डिस्कस आज आप लोगों के साथ। आपने बस इस लेक्चर को देखना है, इसके नोट्स को रिवाइज करना है और इसमें दिए गए एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है। जो भी दिक्कत होती है आप हम लोगों को बताते हैं, हम आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व भी करते हैं। चलिए, तो आज हम शुरू करेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ सितंबर 2025। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, फर्स्ट टॉपिक इज कोकराझार गेलेफू स्पेशल रेलवे प्रोजेक्ट। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि भाई क्या इंडिया भूटान के बीच अभी तक कोई स्पेशल रेलवे प्रोजेक्ट शुरू हुआ था? तो आंसर इज नो, अभी शुरू हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, कोकराझार जो है आपका आसाम वाले एरिया में है, गेलेफू इज इन भूटान। तो इन दोनों जगहों को कनेक्ट करने के लिए 69 किलोमीटर की जो रेल लाइन है वो प्रपोज की गई है, जो बनेगी इंडिया की सबसे पहली रेलवे लिंक टू भूटान। अभी तक जो है फ्लाइट्स के थ्रू भूटान आ जाता है आराम से, लेकिन रेलवे लाइन जो है वो पहली बार शुरू की गई है फ्रॉम आसाम। पहली बात तो ये है। ऑल्सो किसने किया है इसको इम्प्लीमेंट? इट इज बेसिकली बाय इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे का कौन सा जोन? दैट्स नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, एनएफआर, जिसको पूरा इम्प्लीमेंट के चार्जेस जितने भी हैं सारे के सारे, ये रूल्स जो भी हैं, ये लिखे हुए हैं आपके रेलवे एक्ट 1989 में। ठीक है, तो ये सारी जो रेलवे बॉडीज हैं वो बनी हुई हैं अंडर दिस एक्ट, और इसी ने ही अल्टीमेटली डिसीजन लिया है कि भाई इंडिया भूटान को हम रेल के थ्रू कनेक्ट करेंगे। तो प्रपोज्ड है बेसिकली अभी, बस पता हो कि कोकराझार कौन से स्टेट में है। ठीक है, तो जनरली क्वेश्चन आ जाता है तो अपना वो सही होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे, आईयूसीएन रिकॉग्नाइजेस डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इन पार्क बे। पहली बात तो डुगोंग क्या होता है, दूसरी बात पार्क बे कहाँ पर है। पहली बात जो डुगोंग है उसका आंसर ये है कि ये रहा आपका डुगोंग, जिसे हम सी काउ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये इकलौता ऐसा मरीन एनिमल है जो हर्बीवोरस है, जो सिर्फ घास खाता है, सी ग्रास खाता है, और ये कार्निवोरस नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सी काउ। और आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इट इज वल्नरेबल। आईयूसीएन हर बार निकालता है अपनी लिस्ट, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल। ये 3 कैटेगरीज हैं आपकी, मतलब वो कैटेगरीज जिसमें थ्रेटन्ड है काफी सारी स्पीशीज, जिसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड थोड़ी सी और खतरनाक है, एंडेंजर्ड तो उससे थोड़ी कम खतरनाक है, और वल्नरेबल उससे थोड़ी कम खतरनाक है। तो वल्नरेबल में है अभी ये, लेकिन इसको अगर हम लोगों ने नहीं बचाया तो ये एंडेंजर्ड में एंटर करेगा, फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड में एंटर करके काफी इसकी पॉपुलेशन जो है वो कम हो सकती है। ठीक है, तो इसको बचाने के लिए मतलब हमारी सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तमिलनाडु में एक जगह बनाई है जो कि है डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, कि भाई इस पूरे एरिया में डुगोंग रहेंगे, कोई फिशिंग नहीं हो रही है, कोई मरीन पोल्यूशन नहीं फैलाया जा रहा है, कोई बोटिंग नहीं हो रही है। तो ये बिल्कुल इसी के लिए ही है। तो अभी रिसेंटली आईयूसीएन ने, अब इनकी एक मीटिंग हुई है विच इज वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, अबू धाबी में हुई है ये, जिसमें इन्होंने एक रेजोल्यूशन रिकॉग्नाइज किया था, जिसमें इंडिया का ये फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इन पार्क बे वाला जो एरिया है, उसको ये बोला था कि भाई ये ग्लोबल मॉडल है। बाकी और देशों को अगर अपनी मरीन स्पीशीज बचानी है तो इंडिया से उनको कुछ सीखना चाहिए। जैसे इंडिया ने डुगोंग को बचाया है, वैसे ही और कंट्रीज अपनी मरीन स्पीशीज को बचा सकती हैं। तो दैट्स बेसिकली अ काइंड ऑफ मॉडल फॉर इंडिया एंड फॉर द होल वर्ल्ड। मीटिंग कहाँ हुई है ये पता होना चाहिए। इंडिया का डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है? इट इज इन पार्क बे। देखो यहाँ पर है, ये पार्क स्ट्रेट वाला एरिया जितना भी है ना, ये पार्क बे जो इंडिया श्रीलंका को मतलब बेसिकली जोड़ता है, पार्क स्ट्रेट भी वहीं से होकर निकलती है, तो यहाँ पर है ये। तमिलनाडु गवर्नमेंट का भी काफी बड़ा एक रोल रहा है इसमें, इसको बनाने में, इसको करने में, प्रोटेक्ट, है ना। तो काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। और ये जो इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व है, इसको हम लोगों ने नोटिफाई किया था सितंबर 2022 में, और अंडर WP 1972। ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि जो ये वाला एक्ट है ना, WP 1972, इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स और कंजर्वेशन रिजर्व्स, ये 5 कैटेगरीज आती हैं। अब ये पांचों क्या क्या हैं ये हम लोग करेंगे एनवायरनमेंट में, लेकिन बस ये 5 कैटेगरीज ये आपने ध्यान रखनी है। बायोस्फीयर रिजर्व इज नॉट द पार्ट ऑफ WP 1972, इट कम्स अंडर द मैप प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को। ये अपने को आइडिया होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। चलिए, अच्छा इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है? इंडिया में ये पार्क बे वाला एरिया, गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, गल्फ ऑफ कच्छ, मतलब ये सिर्फ इस वाले एरिया में नहीं है, ये पूरा मतलब सदर्न इंडिया में, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात वाले एरिया में भी मिलता है ये।
बट जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो बनाया गया है गल्फ ऑफ मन्नार पाक बे वाले एरिया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे चाबाहर पोर्ट। ये न्यूज में था क्योंकि 2018 में यूएन ने लगाए थे ईरान पे सैंक्शंस, क्योंकि उनको लगता था कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और ये बहुत ज्यादा यूरेनियम को एनरिच कर रहे हैं जिससे कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जा सकता है, जो कि ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। तो इन्होंने लगा दी ईरान पे सैंक्शंस कि भाई ईरान से कोई भी कंट्री ट्रेड नहीं करेगी। बट इंडिया जो है उस टाइम पर चाबहार पोर्ट बना रहा था ईरान में, ताकि उसका जो लिंक है वो सेंट्रल एशिया के देशों से हो जाए, उसको पाकिस्तान से होकर ना जाना पड़े। तो अगर यहाँ पर चाबहार पोर्ट बनता है तो यहाँ से ईरान से होते हुए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से हो गया आगे होते हुए सेंट्रल एशिया वाले जितने भी देश हैं, अपना कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, इन सब से ये अपने कनेक्शन बना सकता था। ठीक है, तो इंडिया ने ये कहा था कि भाई हम तो ये पोर्ट बनाएंगे और क्योंकि हमारा काफी पैसा लग चुका है इसमें ऑलरेडी, तो हम इससे वापस नहीं होंगे। तब यूएसए ने इंडिया की बात मानी थी और ये कहा था कि चलो ठीक है, वो सारी कंट्रीज जो ईरान के साथ ट्रेड कर रही हैं उन पे तो हम लगाएंगे सैंक्शंस। बट इंडिया को दे दिया था वेवर कि भाई आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब 7-8 सालों बाद यूएसए ने ये बोल दिया है कि भाई आप भी उसी कंट्रीज की कैटेगरी में आते हो जो अगर ईरान के साथ ट्रेड करेगी तो यूएसए लगाएगा उसके ऊपर सैंक्शन। तो जो वेवर है वो वापस ले लिया गया है फ्रॉम इंडिया। ठीक है, अंडर द ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट, 2018 में बेसिकली ये लेकर आया गया था एक्ट। ठीक है, तो इस एक्ट के थ्रू इंडिया को वेवर मिला था, बट अब जो है वो खत्म हो गया है। चबाहर पोर्ट कहाँ पर है ये पता होना चाहिए। चबाहर पोर्ट आपका गल्फ ऑफ ओमान में है। इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हमेशा न्यूज में ही रहता है ये। तो गल्फ ऑफ ओमान में है ये। पाकिस्तान में एक जगह है ग्वादर पोर्ट, उससे बस थोड़ी ही दूर है, 170 किलोमीटर के आसपास है ये, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ से इंडिया जो है अफगानिस्तान में एंटर करता है थ्रू जारांज दिलाराम हाईवे। इंडिया बना रहा है बेसिकली अफगानिस्तान में ही, और उसके थ्रू होते हुए काबुल में निकल जाएंगे, है ना। मतलब पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंस हमारी कम हो जाती है, सो दैट हम ट्रेड जो है बाकी और देशों से कर सकें। अगर पाकिस्तान से हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है तो कम से कम बाकी और कंट्री से तो हम ट्रेड कर सके ना, इकोनॉमी हमारी बिल्कुल ऐसे ठप ना हो। ठीक है, तो दैट्स बेसिकली द न्यूज। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे सालामीज बे। ये बे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर इंडिया और ग्रीस की सबसे पहली एक्सरसाइज होने जा रही है। इट वाज फर्स्ट एवर बायलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस। ठीक है, नाम तो देखो कुछ ऐसा इसका है नहीं, सिंपल पास्ट टेंस बेसिकली इसको हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन पहली बार इंडिया ग्रीस की एक्सरसाइज हो रही है मैरिटाइम लेवल पे। तो कहाँ पर हो रही है ये हो रही है सैलामीज बे पे। देखो ये बे रहा आपका ये वाला, ये एजियन सी का बेसिकली पार्ट है। ये पूरा ही एरिया पार्ट है मेडिटेरेनियन सी का। एंड यू ग्रीस ऑल्सो टचेस दिस मेडिटेरेनियन सी। इसके आगे अलग अलग हिस्से हैं। एजियन सी का बेसिकली ये पार्ट है। और जो है बेसिकली आपने ध्यान रखना व्हाट इज बे। देखो बे इज समथिंग विच इज द वाटर बॉडी विच इज कवर्ड बाय लैंड थ्रू ऑल थ्री साइड्स। ठीक है, नॉट फ्रॉम ऑल द साइड्स, अदरवाइज तो वो लेक बन जाएगी। बे एक बड़ी वाटर बॉडी है जो 3 साइड से लैंड से घिरी हुई होती है। ठीक है, तो सैलमीज बे ग्रीस में है, आपका एजेंसी का पार्ट है जहां पर इंडिया ग्रीस की सबसे पहली मैरिटाइम एक्सरसाइज होने जा रही है। दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। और इसमें इंडिया का जो आईएनएस त्रिकंड है उसने पार्टिसिपेट किया है। आईएनएस त्रिकंड इज बेसिकली योर स्टेल्थ फ्रिगेट। देखो इंडिया के पास ना 4 चीजें हैं, मतलब 4 चीजें इंडिया के पास नहीं बट 4 चीजें होती हैं। एक होता है आपका क्रूजर, जो बहुत बड़ी शिप है, जो बहुत बड़े बड़े वॉर्स में इस्तेमाल की जाती है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की सारे शिप्स होते हैं। उसके बाद आता है डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर भी लार्ज शिप्स होते हैं बट स्मॉलर देन क्रूजर। इसके बाद आता है आपका फ्रीगेट, थोड़े छोटे शिप्स हैं। और फिर आता है आपका कॉर्वेट। ये 4 चीजें होती हैं। इंडिया के पास क्रूजर नहीं है अभी, ये यूएस से रशिया के पास होते हैं। बट इंडिया के पास डिस्ट्रॉयर्स हैं, फ्रीगेट हैं, कॉर्वेट है। कॉर्वेट है स्मॉल साइज शिप्स, डिस्ट्रॉयर है लार्ज साइज शिप्स। तो बेसिकली क्या है ना कि जो फ्रिगेट है वो ना तो लार्ज साइज में आता है ना स्मॉल साइज में आता है, तो मीडियम साइज का है, जिसे हम फ्रिगेट कहते हैं। ये भी शिप है, यहाँ से जो है काफी सारी मिसाइल्स को लॉन्च किया जा सकता है, टॉर्पिडोज को लॉन्च किया जा सकता है ना। मतलब वॉर के टाइम पर ये काफी ज्यादा काम आते हैं, क्योंकि साइज छोटा है तो बहुत ही जल्दी ये मनूवर हो जाते हैं। डायरेक्शन कैन इजीली बी चेंज्ड। डिस्ट्रॉयर जो है वो बहुत बड़ी शिप है, तो डायरेक्शन चेंज करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसीलिए कई सारी शिप्स हैं जो मतलब लेकर आया गया है बाय डिफरेंट कंट्रीज टू प्रोटेक्ट देयर वाटर्स एंड मैरीटाइम बाउंड्रीज। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। स्टेल्थ का मतलब होता है कि छुप जाता है, दुश्मन के रडार में ये नहीं आ पाता, तो कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी लगाई हुई है कि रडार के इसके कांटेक्ट में वो नहीं आएगा, एंड दैट्स व्हाई स्टेल्थ फ्रिगेट। नाम इंपॉर्टेंट है आईएनएस त्रिकंड। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे।
चलिए नेक्स्ट बात है, कैबिनेट क्लियर्स 1500 करोड़ स्कीम टू प्रमोट क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग। देखो हमने पहले भी बात की हुई है इसके बारे में कि व्हाट आर क्रिटिकल मिनरल्स, वो मिनरल्स जिनके ऊपर चलती है पूरी इंडिया की इकोनॉमी। और सरकार ने ये बोला है कि भाई हम लोग ने एक स्कीम लेकर आ रहे हैं जहां पर आप जितना भी ई वेस्ट है, जैसे मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, उन सब में जो भी चीजें यूज हो रखी हैं, लिथियम, जिंक, उन सबको आप क्या करो, रिसाइकल करो, सो दैट हम क्रिटिकल मिनरल्स को रिकवर कर सकें और हमारी जो डिपेंडेंस है ऑन चाइना और एनी अदर कंट्री वो कम हो सके, है ना। तो दैट्स बेसिकली इंपॉर्टेंट। और ये जो पूरा मिशन है ये लॉन्च किया गया है अंडर नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा। 6 साल के लिए ये मिशन रहेगा, 1500 करोड़ इसको दिए जाएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, इसमें ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, लिथियम आयन बैटरीज, स्क्रैप, कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगते हैं आपके ये इंजन में। BS6 की जो गाड़ियां होती हैं उसमें लिखते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर, जिससे कि नाइट्रोजन जो निकलती है पूरे अपने एग्जॉस्ट के तौर पे इंजन से, वो कम हो जाती है, तो पोल्यूशन कम होता है। ठीक है, तो कैटालिटिक कन्वर्टर्स में ये सारे प्लैटिनम, मोलिब्डेनम, ये सारी चीजें यूज होती हैं, तो वो भी हम वहां से निकालेंगे। और फ्रॉम एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स अगेन, तो BS6 वाले गाड़ियों की हम बात कर रहे हैं जो खराब हो चुकी हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये एलिजिबल फीड स्टॉक है, यहाँ से हम मिनरल्स को निकालेंगे, उनको रिकवर करेंगे और उसको फिर आगे जाके रीयूज कर लेंगे। इससे हमें चाइना से खरीदने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो 6 साल का ये मिशन है। जितने भी लार्ज रिसाइकलर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो सब बेनिफिशरीज हो सकते हैं। कोई नया स्टार्टअप वाली कंपनी भी हो सकता है पर्सन, कोई बहुत बड़ा रिसाइकलर है वो भी सब्सिडी पाएगा अंडर दिस स्कीम। एंड 1/3 ऑफ फाइनेंशियल आउटले earmarked फॉर स्मॉल एंड न्यू रिसाइकलर्स, ताकि हम स्टार्टअप्स को भी प्रमोट कर सकें, जॉब अपॉर्चुनिटीज को भी लोगों तक पहुंचा सकें। सो बेसिकली इनडायरेक्ट वे में हम एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो कैप लगाई हुई सरकार ने कि भाई जो लार्ज यूनिट्स हैं उनको हम मैक्सिमम 50 करोड़ रुपए देंगे, सो दैट वो अपना पूरा रिसाइकलिंग का बिजनेस शुरू कर सकें। और जो स्मॉल यूनिट्स हैं उनको हम देंगे 25 करोड़। एंड 50 में से 10 करोड़ है फॉर ओपेक्स, मतलब ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, ये सैलरीज, मेंटेनेंस, रूटीन वाले जो इतने एक्सपेंडिचर वगैरह होते हैं उनको हम ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर में काउंट करते हैं, तो वो सब भी दे सकते हैं इसमें। और स्मॉल यूनिट्स के लिए 5 करोड़ रखे गए हैं, मतलब फ्रॉम दीज 25 करोड़। ऐसा नहीं कि भी 50 करोड़ अलग हैं फिर 10 करोड़ और दिए जाएंगे, इसमें ही इंक्लूडेड है। ठीक है, इंसेंटिव भी दिए जाएंगे। कोई भी कंपनी अगर अपना प्लांट खोलती है तो उसको 20% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी ऑन प्लांट, मशीनरी, यूटिलिटीज। अगर आप कोई मशीन खरीदते हैं वो पड़ती है 200 रुपए की, मतलब जस्ट फॉर एग्जाम्पल 200 रुपए की है, तो उसके ऊपर 40 रुपए की जो कैपिटल सब्सिडी है वो आपको दे दी जाएगी। मतलब हम प्रमोट करना चाह रहे हैं कि भाई हमें मिनरल्स रिसाइकल करके दो, क्योंकि हमें चाहिए हैं, नहीं हमें चाइना से मांगने पड़ेंगे तो मतलब कोई बनता नहीं उस बात का। ठीक है, तो ये सब सब्सिडी हम दे रहे हैं। और इसमें सब्सिडी डिस्बर्सल जो है वो 2 पार्ट्स में होगी, 40% होगी सेकेंड ईयर में और 60% होगी फिफ्थ ईयर में। तो मतलब क्योंकि ये 6 साल का मिशन है ना पूरा का पूरा, तो ये ना हो कि पहले ही सारे पैसे ले जाएं कंपनीज और फिर बाद में काम ना करें। तो ये सरकार की बेसिकली स्ट्रैटेजी रहती है कि काम भी होता रहे और लोगों में एक उत्साह भी बना रहे कि भाई हाँ, क्योंकि काम करके दिखाना है, बिकॉज सब्सिडी लेनी है ना। तो दैट्स बेसिकली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्राफ्ट सिविल ड्रोन प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल। ये अभी सिर्फ बिल है, पब्लिक कंसल्टेशन के लिए इसको निकाला गया है, अभी इसको एक्ट नहीं बनाया गया है। तो लोगों को क्या लगता है इस बिल के बारे में, लोग वो बताएं ताकि हम इनमें थोड़े और चेंजेस कर सके। तो जो प्रमोशनल बिल है उसके ड्राफ्ट बेसिकली क्या कहता है, मिनिस्ट्री है इसमें आपकी, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, MOCA, मोका। और DGCA जो है वो रहेगा आपका प्राइमरी रेगुलेटरी बॉडी। बोला क्या गया है, हर ड्रोन जो भी उड़ता है, पहली बात तो उसके पास क्या होना चाहिए, UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब UADIA नहीं, वो तो हमारा आधार कार्ड है। UIN बेसिकली इसको चाहिए है फॉर ऑल ड्रोन्स। पहली बात ये रिक्वायरमेंट है बिल अपने इन डॉक्यूमेंट्स की। उसके बाद इनको टाइप सर्टिफिकेशन मिलना होगा कि भाई ये किस टाइप के ड्रोन है, कि मतलब ये एंटरटेनमेंट वाले ड्रोन्स हैं या एग्रीकल्चर में यूज होने वाले ड्रोन्स हैं या क्या है ना। तो वो सब टाइप सर्टिफिकेशन रहेगा। ये जो अप्रूवल है वो कौन देगा, DGCA। और किसी भी ड्रोन को बनाने के लिए, सेल करने के लिए और ऑपरेट करने के लिए जो अप्रूवल है वो भी कौन देगा, DGCA। क्योंकि ये क्या है, ये प्राइमरी रेगुलेटर है और यही बेसिकली इसका काम है। रिमोट पायलट रिक्वायरमेंट, कि भाई ऑब्वियसली एक लाइसेंस तो बेसिकली चाहिए है कि आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा सरकार की तरफ से कि भाई आप जो ये ड्रोन है वो उड़ा सकते हैं।
अगर आपके पास वो लाइसेंस नहीं है, वो एक मतलब अथॉरिटी नहीं है, तो फिर आप उसको नहीं उड़ा सकते, तो पनिशेबल ऑफेंस भी है। और पनिशेबल ऑफेंस में मतलब 3 मंथ की जेल है, अप टू 3 इयर्स फाइन भी लग सकता है। तो काफी पेनल्टीज इसमें इंक्रीज कर दी गई है, सो दैट सिक्योरिटी को हम हैम्पर ना होने दें। नेक्स्ट वी हैव डिजिटल स्काई जोन्स। अलग अलग जोन्स में कैटेगराइज किया गया है। ग्रीन जोन है जहां पर फ्री फ्लाइंग अलाउड है, मतलब आप बिना परमिशन के उड़ा सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये हिमाचल प्रदेश वाले एरियाज होते हैं जहाँ पे लोग ड्रोन शॉट्स लेते हैं ना, मतलब नदी के, पहाड़ों के, वो ग्रीन जोन्स में बेसिकली आते हैं। दूसरे हैं येलो जोन, जहां पर एटीसी क्लियरेंस नीडेड होता है, मतलब एक प्रॉपर मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के लिए आपको एक मतलब एक प्रपोजल रखना पड़ेगा, वो अगर एक्सेप्ट होता है तभी आप ड्रोन को ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव रेड जोन, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी। ठीक है, तो मतलब ये तीनों जोन्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जहां पर ग्रीन, येलो एंड रेड आर बेसिकली इंपॉर्टेंट वन। कंपल्सरी इंश्योरेंस चाहिए होगा, जैसे हर गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, वैसे ही ड्रोन का इंश्योरेंस भी आपने करवाना है। अगेन थर्ड पार्टी तो जो है वो बिल्कुल आपका कंपल्सरी है। नेक्स्ट वी हैव कॉग्निजेबल ऑफेंसेस फॉर रिस्ट्रिक्टेड जोन वायलेशंस। अगर आप रिस्ट्रिक्टेड जोन्स में ड्रोन को उड़ाते हैं तो पहली बात तो जेल हो सकती है। दूसरी बात है कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसमें विदाउट एनी वारंट आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि उसमें इंडिया की सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी, इन सब की बात आ जाती है। ठीक है, तो ये सारे रूल्स अभी ड्राफ्ट के तौर पर लोगों के सामने रखे गए हैं। अगर लोग प्रोटेस्ट करते हैं या कहते हैं कि कोई बढ़िया बात नहीं है इस बिल में, इसको पास मत करो, तो सरकार के ऊपर ये मतलब के पास ये पावर है कि वो उस बात को माने चाहे ना माने। हमारा काम जो है इस बिल को पढ़ना है और इसके ऊपर अपने विचार व्यक्त करने हैं। विचार मानने या ना मानने वो सरकार देख लेगी अपने आप। चलिए भाई, नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑपरेशन वीड आउट। नाम से क्लियर है, एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें जितनी भी वीड्स वगैरह हैं उसको हम लोगों ने मतलब बाहर फेंक देना है फ्रॉम सोसाइटी। ये जो बेसिकली ऑपरेशन है ये चलाया जाता है बाय डीआरआई, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एक डिपार्टमेंट के अंडर। द डिपार्टमेंट इज कॉल्ड सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, इसके अंदर ये डीआरआई है और सारे के सारे जो मतलब ये ऑपरेशंस निकालते हैं ये लोग निकालते हैं। इन्होंने मतलब पहले 20 दिनों में 108 केजी का जो हाइड्रोपोनिक वीड है उसको मतलब उसको उसको निकाला है, मतलब उसको खोज लिया है, उसको पकड़ लिया है बेसिकली, है ना। तो देखो हाइड्रोपोनिक वीड क्या होता है, हमारे काम की चीज ये है। 108 किलोग्राम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस ऑपरेशन का नाम, इस ऑपरेशन को किसने किया है वो हमें पता होना चाहिए। और हाइड्रोपोनिक वीड्स क्या होते हैं, ये वो वीड है जो एक सॉइल फ्री सिस्टम में उगाए जाते हैं। यहाँ पे सॉइल नहीं होती, जितने भी न्यूट्रिएंट सॉइल से मिलते हैं वही न्यूट्रिएंट जो है लैब में उनको दे दिए जाते हैं और उनकी जो ग्रोथ है वहां पर इंश्योर की जाती है। सो दैट बेसिकली योर हाइड्रोपोनिक वीड। और ये जो सारे के सारे लोगों से पकड़े गए हैं वीड्स, इनको हम अरेस्ट करेंगे अंडर एनडीपीएस एक्ट 1985 विद स्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन। ओके, मतलब अपना जो ऑपरेशन है वो कोई भी चलाए, लेकिन जो अल्टीमेट पनिशमेंट होगी वो किसके अंदर मिलती है, एनडीपीएस एक्ट के अंदर मिलती है। ठीक है, तो किसने चलाया है, क्या इसकी खास बात थी, हाइड्रोपोनिक वीड्स क्या होते हैं, ये पता होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे हॉकी एशिया कप 2025। इंडिया मेंस हॉकी ने हरा दिया है साउथ कोरिया को और जीत लिया है हॉकी एशिया कप, जो कहाँ पर हुआ था, बिहार में। ये इंपॉर्टेंट है, मेंस हॉकी एशिया कप बिहार में हुआ था पहली बार। ठीक है, राजगीर जगह में। इसका जो मैस्कट है उसका नाम है चांद, जो रिप्रेजेंट करता है एक तो टाइगर को, विच इज नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, और मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी लेजेंड। तो ये प्रॉपर मैस्कट है। इनको मतलब पूरे हर जगह पर ऐसे होर्डिंग्स लगाई गई थी हॉकी एशिया कप को और प्रमोट करने के लिए। तो इंडिया जो है वो जीत चुका है। ये इंडिया का फोर्थ एशिया कप टाइटल है और इंडिया सेकंड नंबर पर आ गया है। चाइना, पाकिस्तान ने जीते हुए 3 टाइटल्स, कोरिया ने जीते हुए 5 टाइटल्स। ठीक है, तो इंडिया अब नाउ सेकंड नंबर पर है। ओके, तो इसके इसके विक्ट्री के साथ साथ ही जो इंडिया अपना FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है उसमें क्वालिफाई कर चुका है। ये वर्ल्ड कप कहाँ होगा, बेल्जियम और नीदरलैंड्स में। ठीक है, ये जगह पता होनी चाहिए, यहाँ पर क्या होगा ये पता होना चाहिए। ओके, इसके अलावा हम लोगों ने क्वाड्रेनियल इंटरनेशनल मेंस हॉकी टूर्नामेंट है, मतलब हर 4 साल में एक बार होता है। ये ध्यान रख लेना, मैस्कट ध्यान रख लेना, क्या इसको ये रिप्रेजेंट करता है, कहाँ पर हुआ है, पहली बार हुआ है बेसिकली बिहार में, किसको हराया है, गोल कितनों से हराया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि इतना डिटेल तो देखो कोई भी नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी 4-1 से हराया है। एक बार नजर अगर हमारी पड़ गई है तो क्या पता पेपर में ये चीज अगर आ गई तो कहीं ना कहीं दिमाग में बैक ऑफ द माइंड हमारे रहती है ये चीज। चलिए भाई,
नेक्स्ट बात करेंगे द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। इंडिया जो है 2025 की पहली जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है उसको करेगा होस्ट, जो होगी न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारा, है ना, मतलब कर रहा है होस्ट बेसिकली यहाँ पर ये। और ये जो पूरा कंपटीशन है वो किसके अंडर है? इट इज अंडर वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स IPC। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है। जैसे हॉकी एशिया कप का मैस्कट चांद था, इसका जो मैस्कट है वो विराज है, अ यंग एलिफेंट विद अ ब्लेड प्रोस्थेसिस। ठीक है, मतलब काइंड ऑफ जितने भी पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हम करा रहे हैं तो लोगों की तरफ सहानुभूति ना दिखाते हुए उनको हम इनकरेज करें, है ना, कि वो भी जो है काफी सारी चीजें अपनी लाइफ में कर सकते हैं विच कैन बी बेटर देन नॉर्मल पीपल, है ना। तो बेसिकली ये सारा एक उम्मीद रहती है, एक ऑब्जेक्टिव, एक पर्पस रहता है सारे गेम्स को करवाने का। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भैरव कमांडो बटालियंस। ये इंपॉर्टेंट है, नाम देखो जरूरी है इसका याद रखना। तो इंडियन आर्मी जो है पहली 5 भैरव कमांडो बटालियंस को रेज कर रही है सो दैट चाइना पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसको हम और ज्यादा सिक्योर कर सके। पेपर में क्वेश्चन आएगा भैरव बटालियंस किस बॉर्डर पर लगाई गई हैं, तो आंसर वुड बी चाइना एंड पाकिस्तान बोथ। ठीक है, इसमें हम सारी चीजें करेंगे, जैसे अपने सारे ड्रग्स को पकड़ना, टेररिज्म को कंट्रोल करना, मिलिटेंट्स को पकड़ना, है ना, तो ये सारी चीजें जो है इस पूरी बटालियन का काम होगा। ओके, एक तो ये ध्यान रखेंगे। और इनका जो अप्रोच है दैट विल बी सेव एंड रेज, लोगों को बचाना है ना, अपना डेवलपमेंट को और प्रमोट करना है। ठीक है, बाकी जितनी भी इन्फेंट्री बटालियंस पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं उनमें से कुछ लोग निकाले गए हैं जो एक नई बटालियन का फॉर्म कर रहे हैं, है ना, मतलब ऐसा कोई नई रिक्रूटमेंट्स नहीं है। पहले वाले ही इन्फेंट्री रेजिमेंट्स में से इन लोगों को निकाला गया है जो बहुत ही ज्यादा उच्च लेवल का इन्होंने परफॉर्मेंस दिया होगा, तो भैरव कमांडोज वो हैं। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है, पहली जो यूनिट्स हैं वो 3 जाएंगी लेह, श्रीनगर और नगरोटा में, मतलब नदन कमांड में। एक जो है जाएगी डेजर्ट सेक्टर में वेस्टर्न वाले, और एक जाएगी आपका ईस्टर्न हिली टेरेन में, मतलब ये अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाले एरिया में। तो मतलब चाइना पाकिस्तान तो है ही है अभी के लिए, है ना, बाद में हम लोग राजस्थान और सिक्किम उसको भी टैकल करेंगे विद दिस भैरव कमांड बटालियन। ठीक है, बस नाम इम्पोर्टेंट है यार कि क्यों लेकर आए गए हैं, क्या इनका मकसद होगा, अभी कहाँ पर है, बाद में कहाँ डिप्लॉय करेंगे, क्या नई रिक्रूटमेंट हुई है या पहले वालों में से चुने गए हैं, तो वो सारी बातें जो है बस इसमें हम लोगों ने जाननी है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे युद्ध अभ्यास आर्मी एक्सरसाइज। ये होती है इंडिया और USA के बीच में हर साल। ठीक है, 2004 से ही हो रही है ताकि इंडिया और USA का डिफेंस कोऑपरेशन थोड़ा सा बढ़ जाए। तो हम लोगों ने बहुत सारी एक्सरसाइज करी हुई हैं, जैसे हमने पहले वाले लेक्चर्स में एक्सरसाइज कौन की थी, हम लोगों ने एक्सरसाइज मैत्री करी थी। तो आपने क्या करना है, एक पेज पर इन सारी एक्सरसाइज का नाम लिखना है। हम बाद में करेंगे डिटेल में वैसे तो, कि एक बार लेक्चर सा बना दें हम ताकि सारी एक्सरसाइज हम लोगों को याद हो जाए। बट फिर भी अपने लिए आप लोगों को एक नोट्स तैयार करने हैं सो दैट सारी एक्सरसाइज आपकी एक ही पेज पर रहे ताकि आपको बार बार याद करने में आसानी रह जाए। ठीक है, तो युद्ध अभ्यास जो है वो इंडिया और USA के बीच में है। देखो, युद्ध में भी यू है और इसमें है आपका USA, और हमेशा हम लोग बात तो इंडिया की ही करेंगे ना, तो इंडिया तो कॉमन होगा हर चीज में, तो युद्ध अभ्यास में इंडिया है, इंडिया प्लस USA दोनों है। चलिए, नेक्स्ट बात करेंगे एक्सरसाइज डैपैड टू 2025। ये है आपकी मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज होस्टेड बाय रशिया, जिसमें इंडिया भी मेंबर है प्लस और नेशंस भी मेंबर बनकर आते हैं और डिफेंस कोऑपरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, वेन्यू कहाँ पर है? रशिया में ही हो रही है ये। और सिर्फ इंडिया की आर्मी ही नहीं बल्कि इंडिया की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब ट्राई सर्विस हमारी एक काइंड ऑफ एक्सरसाइज है विद रशिया, सिर्फ इंडिया की नहीं है, ये मल्टीलेटरल है, तो ये नाम ध्यान रखना है, जैपाड, है ना। तो मतलब इसकी फुल फॉर्म होगी कोई अपना रशिया वाली लैंग्वेज में, हमें नहीं जाननी, हमें बस इसका नाम पता होना चाहिए, और मल्टीलेटरल है, इंडिया की तीनों सर्विसेज गई हैं इसमें, और ये रशिया में हुई है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे समुद्र प्रदक्षिणा। ये इंपॉर्टेंट है भाई, समुद्र प्रदक्षिणा जो है ये पूरे वर्ल्ड का पहला ट्राई सर्विस ऑल विमेन सरकम नेविगेशन सेलिंग एक्सपेडिशन है, जो कि स्टार्ट हुआ है इंडिया में मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया से। ठीक है, बेसिकली क्या है, 10 विमेन ऑफिसर्स हैं, 10 क्रू ऑफिसर्स हैं, बेसिकली जो पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाकर आएंगी। ठीक है, और इनके लिए पूरे 1 साल का टाइम दिया गया है, सितंबर 2025 से लेकर मई 2026 तक बेसिकली सारा ये हो जाएगा। और ये जाएंगी अपना ये IAS SV त्रिवेणी, ये इंपॉर्टेंट है, जो एक याट है
जो पुडुचेरी में बेसिकली बिल्ट हुआ था इतना नहीं जानेंगे हम लोग, बट हाँ ये यार्ट है बेसिकली जिसके ऊपर ये पूरे के पूरे जो विमेन ऑफिसर्स हैं वो जाएंगी प्लस अदर स्टाफ। ठीक है, ये आपका ट्राई सर्विस है, इसमें मतलब इंडियन आर्मी से विमेन जा रही हैं, इंडियन नेवी से जा रही हैं, इंडियन एयरफोर्स से जा रही हैं। ठीक है, तो इससे विमेन एम्पावरमेंट को भी हम लोग इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, उनको और ज़्यादा मौके देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो प्रॉपर समुद्र प्रदक्षिणा है ये होगी कैसे? देखो, ये अराउंड 26,000 नॉटिकल माइल्स की पूरी प्रदक्षिणा है, मतलब पूरा चक्कर लगा कर आ रहे हैं पूरे अर्थ का, है ना, जो कि शुरुआत हुआ है आपका गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई से। फिर ये यहाँ से जाएंगे अपना यहाँ पर अफ्रीका के बिल्कुल यहाँ पे केप ऑफ गुड होप है। फिर यहाँ पर अपना साउथ अमेरिका के बिल्कुल नीचे वाले एरिया में जहाँ पर केप ऑफ हॉर्न है। ठीक है, मतलब पहले यहाँ पर है फिर बाद में यहाँ पर है और लास्ट में ऐसे आते आते मतलब यहाँ से आ रहे हैं, मतलब क्योंकि धरती गोल है ना तो ये मैप ऐसे मतलब खोला हुआ है, इसको अगर आप ज्वाइन करोगे तो दिस एरिया एंड दिस एरिया विल मर्ज विद ईच अदर। तो अल्टीमेटली ये यहाँ से होते हुए न्यूजीलैंड से होते हुए ऑस्ट्रेलिया से होते हुए केप ऑफ ल्यूविन है यहाँ पर, है ना, ली यू विन। तो केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ हॉर्न और केप ऑफ ल्यूविन से होते हुए अल्टीमेटली दोबारा से मुंबई में आ जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड समुद्र प्रदक्षिणा। इसमें सिर्फ विमेन नेवी नहीं है, आर्मी एयरफोर्स नेवी तीनों है। ठीक है, 1 साल के अराउंड तक का जो टाइम है वो है हमारे पास, अराउंड 8-9 महीने में पूरा करके आना है हमें। ये जो जगहें हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और बेसिक क्या है इसमें कि कहाँ किस में जा रही है ये IASV त्रिवेणी, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आई थिंक एक्सपेक्टेड है, मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में, तो थोड़ा सा हम इसको हम ध्यान से करेंगे। जो हम लोगों ने पहली बार किया होता है लाइफ में, जैसे विमेन ऑफिसर्स जा रही हैं लेकिन सिर्फ नेवी से नहीं है, बाकी तीनों सर्विसेज से भी हैं, है ना, तो मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो जनरली आ जाते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट हम बात करेंगे MiG-21। ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने अपने जो लास्ट 2 MiG-21 थे जिसको हम लोगों ने मिग नंबर 23 पैंथर्स एंड कोबराज, ये जो था प्रॉपर पूरा, इसको 60 साल की सर्विस के बाद अब डिकमीशन कर दिया है। नाउ MiG-21 सीरीज इज नॉट इन इंडिया। ठीक है, सारे के सारे जितने भी हैं वो रिटायर किए जा चुके हैं, कोई मतलब इसमें अब वर्किंग नहीं है। ठीक है, ये हम लोगों ने 1950s में रशिया से लिए थे, रशिया का जो डिफेंस एजेंसी है उसने ये बनाए थे, इंडिया को ये दिए थे, और तब से लेकर अब तक इंडिया ने 700 प्लस MiG-21 जो है वो रशिया से बाय करे हैं। ठीक है, बट अब हम बाय नहीं कर रहे हैं, इसकी जगह पर और सारी चीज़ें आ गई हैं। जब ये पहली बार बना था 1963 या 50s के आसपास, तब ये पूरे वर्ल्ड का सबसे इम्पोर्टेंट एक सुपरसोनिक जेट बना था। सुपरसोनिक का मतलब होता है जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है फ्रॉम द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड इज व्हाट, 332 मीटर पर सेकंड के आसपास, मतलब कहीं 342 है कहीं 332 है, तो 332 मीटर पर सेकंड के आसपास रहती है स्पीड ऑफ साउंड। ठीक, इससे अगर ज़्यादा होगा तो उसको सुपरसोनिक बोलते हैं, इससे नीचे होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं सबसोनिक। ठीक है, तो ये सुपरसोनिक जेट था उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पूरे वर्ल्ड का पहला मोस्ट प्रोड्यूस्ड सुपरसोनिक जेट, मतलब सबसे ज़्यादा इसको प्रोड्यूस किया गया था। मतलब जेट और भी थे सारे यूएसए वगैरह के पास, बट जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा इसी MiG-21 की गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, बट अब जो है काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने इसको डिकमीशन कर दिया है और फॉर्मली रिटायर कर दिया है। इट्स लास्ट 2 MiG-21 स्क्वाड्रंस, पैंथर्स एंड कोबरास। चलिए भाई, नेक्स्ट बात करेंगे अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम को सक्सेसफुली टेस्ट फायर करके देखा जा चुका है बाय DRDO। DRDO कहाँ पर करता है इन सब के टेस्ट? नियर अपना चंडीपुर जगह है, उड़ीसा में एक जगह है चंडीपुर, अपना बेसिकली व्हीलर आइलैंड है। व्हीलर आइलैंड था, जैसे अगर ये उड़ीसा है यहाँ पर व्हीलर आइलैंड है, इसको हम लोगों ने नाम चेंज कर दिया था इसका, इट इज़ नाउ APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। तो यहाँ पर चंडीपुर जगह है जहाँ पर सारी मिसाइल्स को हम टेस्ट फायर करके देखते हैं। ठीक है, अग्नि प्राइम रिसेंटली करी गई है, सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड। ये कैसी है? इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइल है ये। ठीक है, इंटरमीडिएट रेंज होता है मतलब अराउंड 2000 किलोमीटर के आसपास, और ये ऐसी मिसाइल है जो न्यूक्लियर वेपन्स को भी लेकर जा सकती है, इसमें ये ताकत है इतनी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है ये, ठीक बात है। नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है, बिल्कुल सही बात है। और मोबिलिटी प्लस स्टेल्थ भी जो है इसमें हम लोगों ने प्रोवाइड करी है, और इसको हम लोग लॉन्च कर सकते हैं रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से भी। मतलब रेल पर जो है, अगर मान लो हमें कभी लॉन्च करनी है ये, तो वैसे तो हमारे पास व्हीकल्स होते हैं कि हम इसको व्हीकल पर, ऐसे मोबाइल व्हीकल पर लॉन्च कर सकते हैं, बट नाउ इट इज़ रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर, मतलब चलते 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 जो है इसको हम लोग लॉन्च कर सकते हैं फ्रॉम रेल्स एज वेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है, ताकि हमारी जो
एक डेटरेंस है वो बढ़ी है बेसिकली। चलिए, डीआरडीओ ने बनाया है इन कोलैबोरेशन विद एसएफसी, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, है ना। तो बेसिकली जो जितना भी आपका ये न्यूक्लियर मिसाइल्स या न्यूक्लियर वेपन्स का जितना भी रोल रहता है वो एसएफसी के अंडर आता है। चलिए भाई, तो ये हो गया हमारा अग्नि प्राइम मिसाइल। देखो, अग्नि प्राइम मिसाइल ना अग्नि 1 का वेरिएंट है। अग्नि 1 की जो रेंज थी दैट वाज अराउंड 700 किलोमीटर, ठीक है। तो अब हम लोगों ने इसको थोड़ा-सा इम्प्रूव किया है, इसकी हम लोगों ने रेंज में इंक्रीज़ किया है और हम लोगों ने बहुत टेक्नोलॉजी को इसमें ऐड अप कर दिया है जिससे कि इसको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है। और अग्नि मिसाइल ना बैलिस्टिक मिसाइल है। इसको हम देखें अगर, इट इज़ अ बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल होती है जो अटैक के लिए इस्तेमाल की जाती है। आपने बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, पैराबोलिक पाथ को फॉलो करती है और इस तरीके से दुश्मन की टेरिटरी में जाकर गिरती है। ये पहले एटमॉस्फेयर को क्रॉस करती है, इट गोज आउटसाइड द एटमॉस्फेयर फर्स्ट एंड देन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ये नीचे आती है। पहले यहाँ तक लेकर जाने के लिए वी यूज इंजन्स, लेकिन उसके बाद जो है ये सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट में अंदर नीचे आती है टेरिटरी में। तभी हम कहते हैं इसकी जो प्रिसीजन है वो थोड़ी सी कम है, क्योंकि बस ये नीचे आती है, बिल्कुल टारगेट को हिट नहीं करती है। तो इसीलिए हमने इसका जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा इसे ब्रॉड किया हुआ है। ये एक जगह को नहीं, एक प्रॉपर एरिया को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है? तो दैट्स बेसिकली अग्नि मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल जो कि हमारे मतलब हमारा आईजीएमडीपी, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1980s के दशक में हम लोगों ने इसको शुरू किया था। तो अग्नि वाज़ देयर, आकाश मिसाइल वाज़ देयर, त्रिशूल एंड नाग मिसाइल वाज़ देयर। ओके, सो जितने भी सारे ये थे हमारे इसी के अंडर आते थे, है ना? चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया का फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। हम लोग अपने यहाँ तो डिफेंस के लिए जो मतलब सारी चीज़ें वो बना ही रहे हैं। इंडिया ने पहली बार मोरक्को में अपनी एक इंडस्ट्री जो है वो बनाई है, एक फैसिलिटी बनाई है जहाँ पर हम लोग बनाएंगे अपना खुद का जो है व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म। ये मतलब हम खुद बनाएंगे, लेकिन ये इस्तेमाल कौन करेगा? इट विल बी यूज्ड बाय मोरक्कन आर्मी। और ये मोरक्को में है, बस इतना ही ध्यान रखना है। और ये इंडिया की पहली ओवरसीज डिफेंस फैसिलिटी बनी है जहाँ पर इंडिया की प्राइवेट कंपनी ने एक बनाया है पूरा एरिया जहाँ पर डिफेंस के प्रोडक्ट्स को हम लोग बना रहे हैं। तो इससे क्या होगा ना कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया की कंपनीज जो है वो चीज़ें बनाकर दे रही हैं। तो इससे बाकी देशों की जो डिपेंडेंस है वो हमारे ऊपर बढ़ती है, ना कि हमारी उनके ऊपर बढ़ती है। दैट्स वेरी स्ट्रेटेजिक डिसीजन। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है बात। और ये किसने बनाई है? डीआरडीओ के साथ मिलकर बना है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, मतलब टाटा की कंपनी है बेसिकली ये। ठीक है, तो टाटा प्लस डीआरडीओ दोनों ही कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं वहां पर मोरक्को में। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सरसाइज कोल्ड स्टार्ट। ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ज़्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था बाय पाकिस्तान, है ना। तो पाकिस्तान के ड्रोन्स काफ़ी सारे देखे गए थे इंडिया वाले एरिया में, तो उनको मार गिराने के लिए स्ट्रैटेजी जो है हम लोगों ने और इम्प्रूव करनी है। तो वो एक ड्रिल टाइप से हमने करनी है कि अगर इंडिया में चाइना या पाकिस्तान से काफ़ी सारे ड्रोन्स अगर आ जाते हैं तो उनको हम लोगों ने टैकल कैसे करना है, कितना कितने लिमिट पर उसको हम लोगों ने मार गिरा देना है, कौन सी मिसाइल का इस्तेमाल करना है। तो वो सब जो ड्रिल है वो होगी हमारी कोल्ड स्टार्ट। ये मध्य प्रदेश में होगी, मतलब अक्टूबर में, मतलब सितंबर की न्यूज़ है तो अक्टूबर में होनी थी, जो ये हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में हुई है। ट्राई सर्विस ड्रोन ड्रिल है, मतलब नेवी, एयरफोर्स, आर्मी तीनों ही जो इसमें इंक्लूड रहेंगी। क्योंकि यार जब वॉर होता है तो ऐसा नहीं होता कि बस आर्मी का वॉर है, नेवी या एयरफोर्स का नहीं है, सबका ही वॉर होता है। तो सबको पता होना चाहिए कि कैसे ड्रोन को मार गिराना है। ठीक है, तो वो ध्यान रखेंगे ये। इट इज़ द लार्जेस्ट जॉइंट एक्सरसाइज ऑन ड्रोन एंड काउंटर ड्रोन सिस्टम्स सिंस ऑपरेशन सिंदूर। तब से लेकर अब तक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स आ चुकी हैं और ये ड्रिल जो है वो हमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट का स्कोप देगी। ठीक है, तो कोल्ड स्टार्ट, कोल्ड में भी ओ है, ड्रोन में भी ओ है, याद कर लेना, ध्यान रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट है एंड्रॉथ, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप। देखो, एंटी सबमरीन का मतलब क्या होता है कि अगर दुश्मन देश की सबमरीन हमारे एरियाज में आती है तो उसको मार गिराने का जो काम है वो डिफरेंट शिप्स करती हैं। हमारे पास अभी सेकंड आई है एंड्रॉथ, जो कि एक आइलैंड है लक्षद्वीप में, उसके नाम पर रखा गया है इसका नाम। और एंड्रॉथ पहले भी थी हमारे पास 60, इसको हम P69 के नाम से जानते थे, जिसने 27 साल तक जो है इंडिया के लिए काम किया था बिफोर डिकमीशनिंग। मतलब उसको अब हम लोगों ने डिकमीशन कर दिया है, लेकिन उसकी लेगेसी को और आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने नई जो ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप है उसका नाम भी आईएनएस एंड्रॉथ ही रखा है।
ये सेकंड है। पहली कौन सी थी? इट वाज INS अर्नाला। दोनों ही अर्नाला प्लस एंड्रॉयड बनाई है एक कंपनी ने जो है कोलकाता में, GRSE, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। 80% जो काम है इस पूरी शिप में वो इंडिजिनस रहेगा, है ना। तो मतलब काफी ज्यादा हमारे द्वारा मेक इन इंडिया को प्रमोट करने की भी जो पहल है वो इस पूरी शिप्स के थ्रू फॉलो होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। डीजल इंजन वाटर जेट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो डीजल से बेसिकली चलती है और काफी ज्यादा लाइट वेट टॉर्पिडोज देखे होंगे आप लोगों ने, शिप में से निकलते हैं, ऐसे अटैक करते हैं टू डिफरेंट शिप्स, तो टॉर्पिडोज उनको हम लोग बोलते हैं, है ना। तो ये काफी सारे जो है लॉन्च किए जा सकते हैं टू हिट एनी एनिमी सबमरीन। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। इसरो ने साइन किया है 100th टेक्नोलॉजी ट्रांसफर विद HAL फॉर SSLV प्रोडक्शन। पहली बात तो SSLV क्या है? इट इज स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नाम से क्लियर है, ये ऐसा व्हीकल है जिसके ऊपर बैठ के जो छोटे सैटेलाइट्स हैं वो हम लोग ऑर्बिट में छोड़ते हैं। कैपेसिटी कितनी है इसकी? ये 500 किलोग्राम सैटेलाइट्स को कैरी कर सकता है और 500 किलोमीटर के ऑर्बिट में उसको लॉन्च कर सकता है। ठीक है, तो मतलब मल्टीपल सैटेलाइट्स को ले जा सकता है जिसका क्यूमुलेटिव जो वेट है दैट कुड बी 500 केजी। 500 केजी, 500 किलोमीटर का ऑर्बिट, ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। और सिंगल या मल्टीपल सैटेलाइट्स को एक बार में ही लॉन्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो छोटे छोटे सैटेलाइट्स हैं, मतलब नैनो सैटेलाइट्स बेसिकली, है ना, माइक्रो सैटेलाइट्स, मिनी सैटेलाइट्स, जिनका मतलब 10 किलोग्राम से 500 किलोग्राम तक का वेट होता है, उसको लॉन्च करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। SSLV के अलावा हमारे पास PSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब हम लोगों ने जो भी बड़े ऑर्बिट्स पर चीज़ों को लॉन्च करना होता है। ठीक है, बड़े ऑर्बिट्स में सैटेलाइट्स को रखना होता है। मेनली हम ये PSLV ही इस्तेमाल करते हैं जनरली। इसके अलावा हमारे पास है GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको हम लोग आजकल कहते हैं LVM3, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, मार्क 2, मार्क 1, है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हम कौन सी वर्जन पे काम कर रहे हैं, कौन से वेरिएंट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो SSLV के भी डिफरेंट स्टेजेस हैं, PSLV के भी डिफरेंट स्टेजेस हैं, GSLV के डिफरेंट स्टेजेस हैं। अपने लिए काम की बात है SSLV, ये है आपका 3 स्टेज। पहले स्टेज में सॉलिड फ्यूल यूज होता है, जैसे ना ये पूरा पर एक ये होता है इसका, ये अगर मान लो ये लॉन्च व्हीकल है, देयर विल बी स्टेजेस। यहाँ पर सॉलिड फ्यूल है, जब सॉलिड फ्यूल खत्म हो जाएगा तो ये जो पार्ट है इसका व्हीकल का, ये नीचे गिर जाएगा। फिर जो है दूसरा सेकंड स्टेज सॉलिड फ्यूल वाला, वो एक्टिवेट होगा। जब इसका भी फ्यूल खत्म हो जाएगा तब ये नीचे गिर जाएगा पानी में, है ना, मतलब ये ऊपर जा रही होगी सैटेलाइट तो नीचे गिर जाएगा। थर्ड स्टेज में भी सॉलिड फ्यूल है, ऊपर जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा अगर ये फ्यूल, तो ये नीचे गिर जाएगा। बचा सिर्फ क्या है आपका, लास्ट एडजस्टमेंट होगी कि भाई ऑर्बिट में इसको हम लोगों ने लॉन्च करना है, विच इज कॉल्ड वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल। वेलोसिटी को हल्का सा हमने ट्रिम करना है सो दैट ऑर्बिट में इसको हम लोग सही ढंग से प्लेस कर सके, जिसमें हम लोगों ने छोटा सा लिक्विड फ्यूल इंजन को इस्तेमाल किया है, जिसमें हम लोगों ने MMH, मोनोमिथाइल हाइड्राजीन, और MON3, मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को इस्तेमाल किया है, और 60 टाइनी थ्रस्टर्स को यूज किया है सो दैट प्रिसाइज ऑर्बिट प्लेसमेंट कुड बी डन। ठीक है, तो बेसिकली राउंड 4 स्टेजेस हैं। पहली 3 सॉलिड, चौथी है लिक्विड, जिसमें MMH प्लस MON का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और वो सैटेलाइट जिनका वेट 500 किलोग्राम तक का है, जिनको 500 किलोमीटर तक ही जाना है, उनको प्लेस करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमने GSLV की बात की थी जब हम लोगों ने कहा था कि हम लोगों ने चंद्रयान 2 को लॉन्च कर दिया है। हम लोगों ने जो है अपनी जो काफ़ी सैटेलाइट जो हमारी कम्युनिकेशन वाली थी उनको लॉन्च कर दिया है। हमने तब LVM की बात करी थी। ठीक है, तो इसमें भी आपकी 3 स्टेज हैं GSLV में। इसमें 3 हैं, पहले में सॉलिड फ्यूल है, फिर लिक्विड फ्यूल है, फिर आपका क्रायोजेनिक इंजन, जिसमें हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बहुत ही कम टेम्परेचर पर रखते हैं और इन द लिक्विड फॉर्म। ठीक है, तो उसके बाद जब ये इस इंजन की बारी आती है बर्न होने की, तब जो गैस है वो जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, जो वो अल्टीमेटली थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा, उससे जो इंजन है वो ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो बेसिक बस पता होना चाहिए SSLV के बारे में। अच्छा, न्यूज़ में क्यों था? ये तो रह गया हमारा। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसरो ने HAL को, HAL क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, को ये बोल दिया है कि भाई हम तो चलो बनाएंगे ही बनाएंगे SSLV, आप भी इंडिपेंडेंटली बना सकते हो। ठीक है, तो ये बनाने का काम आप लोग ले लो हम लोगों से, सो दैट वी कैन मोर फोकस ओवर रिसर्च एंड अदर डेवलपमेंट्स। ओके, तो ये बात ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है।
पेपर में क्वेश्चन अगर आए कि ये 3 स्टेज है कि 4 स्टेज है, बात करना 3 स्टेज की, क्योंकि वो फोर्थ ना स्टेज नहीं है, इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ एन एरिया जहां पर हम वेलोसिटी को हल्का सा ट्रिम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग इसमें एस्ट्रोसैट। अभी इंडिया की ये स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जिसको 10 साल हो गए हैं। 2025 में इसको 10 साल हो गए हैं। 2015 में इसको हम लोगों ने लॉन्च किया था। नाम से ही क्लियर है, मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसैट। मतलब किसी भी जगह से कोई वेवलेंथ आए, कोई फ्रीक्वेंसी आए, कोई एनर्जी रेडिएशन आए, उन सबको कर लेती है ये ट्रैक। और जहां से जो एनर्जी आ रही है तो बेसिकली पता लग जाता है कि भाई वहां पर क्या है, ब्लैक होल है या कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ है, कोई प्लैनेट है या कोई और स्टार प्रेजेंट है। तो ऑब्जर्व करने का काम बेसिकली इसका है। स्पेस में घूमती रहती है बेसिकली ये, और काफी ज्यादा इसने हमें चीजें बताई हैं कि भाई देखो यहाँ से गामा रेडिएशन आ रही हैं, यहाँ से ग्रेविटेशनल वेव्स का इजाद हुआ है। तो मतलब बस इसका सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा रहा है पूरे इंडियन हिस्ट्री में। तो इसने यूवी, विजिबल, सॉफ्ट एक्सरे, हार्ड एक्सरे, इन सारे बैंड्स को बेसिकली ऑब्जर्व किया है और यूनिवर्स का पता लगाया है कि यूनिवर्स किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। और ये इसरो प्लस आपका इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर इंटरनेशनल पार्टनर जैसे कनाडा, यूके ने भी इसके साथ काम किया है। मतलब ये प्रॉपर इंडिया द्वारा बनाई गई नहीं है। बस ये ध्यान रखना है, कनाडा हो चाहे यूके हो चाहे यूएसए, उससे फर्क नहीं पड़ता हमें। हमें फर्क पड़ता है कि भाई ये सिर्फ प्रॉपर इंडिया की नहीं है। एग्जाम में स्टेटमेंट अगर आएगी तो लिखा होगा इट इज डिजाइंड इंडिजिनसली। ठीक है, तो डिजाइन नहीं की गई है कंप्लीटली, ये ध्यान रख लेना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे विक्रम 32 बिट प्रोसेसर। मैंने आप लोगों को एक बार ध्रुव 64 बिट प्रोसेसर करवाया था, वो आप लोगों ने रिवाइज करना है और आप लोगों ने कंपेयर करना है विद विक्रम 32 बिट प्रोसेसर। ये इंडिया का फुल्ली इंडिजिनसली डेवलप्ड सेमीकंडक्टर चिप है। विक्रम 32 बिट प्रोसेसर जैसे इंटेल के होते हैं ना, इंटेल के होते हैं, एएमडी के होते हैं, वैसे ही हम लोगों ने खुद का बनाया है। बनाया किसने है ये बनाया है हमारे इसरो ने। इसरो की सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी है एससीएल, मोहाली पंजाब में। तो वहां पर ही बेसिकली बना है। तो आपको पता होना चाहिए इसरो ने बनाया है ये। वो वाला ध्रुव आपका सीडैक ने बनाया था, है ना, सीडैक अंडर मेटी। मैं बस बता रही हूँ क्योंकि दोनों का ना कंपैरिजन आएगा। तो तुम ध्रुव में विक्रम लिख कर आओगे, विक्रम में ध्रुव लिख कर आओगे, तो ये बात बिल्कुल एक्सेप्टेबल है नहीं। तो जब भी दो चीजें ऐसी आ जाएं जो आपस में मिलती जुलती हो तो कंपेयर कर लो, फटाफट नोट्स निकालो, इसके साथ पढ़ लो और इसको याद कर लो। कर सकते हैं इतने बात हम लोग, है ना, ये करनी है, ये हम पूछ नहीं रहे, हम बता रहे हैं कि भाई ये करनी है ये वाली बात। चलिए, तो 32 बिट का है ये सेमीकंडक्टर चिप है, डिजाइन हम लोगों ने खुद किया है। विक्रम 3201 के नाम से इसको हम लोग बेचेंगे। और जितना भी स्पेस में, डिफेंस में और टेक्नोलॉजीज में जो प्रोसेसर्स हैं जिनका इस्तेमाल होता है उसकी जगह पर हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे, है ना। मतलब जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, मशीन्स होती हैं जिसमें ये सारे चिप्स लगते हैं, उसमें हम लोग ये विक्रम वाले को लगाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेरेबो इंडिजिनस ब्रेन टूल। देखो ये सेरेबो है, ब्रेन में जितने भी इंजरीज वगैरह हैं बिकॉज ऑफ एनी कॉज, तो उसको पता लगाने के लिए बहुत ही जल्दी ये माध्यम है एक तरीके का कि भाई जो है पता लग सकता है बहुत ही कि कोई इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग है, ब्रेन एंड एडेमा है, मतलब ब्रेन में जैसे पानी जमा हो जाता है, एडेमा स्कूल में हम लोग बोलते हैं। तो वो जो प्रॉपर सारी चीजें हैं ब्रेन में जो हो रही हैं उसको हम बहुत ही जल्दी पता लगा सकते हैं बाय दिस टूल। इस टूल का नाम है सेरेबो। ठीक है, इन्फेंट और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी काफी ज्यादा ये सेफ है, ये ब्रेन में कोई ज्यादा मतलब इंटरफेरेंस करता नहीं है। ठीक है, पहली बात तो बनाया किसने है, इंडिजिनस है, हैंड हेल्ड डायग्नोस्टिक डिवाइस है, आराम से पकड़ा जा सकता है। बनाया है आईसीएमआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च विद एम्स भोपाल, नीम हंस बेंगलुरु एंड बायोस्कैन रिसर्च। ये इंपॉर्टेंट है, तीनों के नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार आएगा, मतलब पेपर में आएगा सेरेबो इज डेवलप्ड बाय इसरो, आंसर इज नो। ये आपका एम्स भोपाल, आईसीएमआर, नीम हंस बेंगलुरु और बायोस्कैन रिसर्च ने मिलकर बनाया है, जिसको ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज को डिटेक्ट करने में 1 मिनट ज्यादा भी ये नहीं लगाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टूल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए, नाम है इस सेरेबो। नेक्स्ट है एमपॉक्स, मंकी पॉक्स। डब्ल्यूएचओ ने बोल दिया है कि एमपॉक्स जो है अब कोई भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, क्योंकि ग्लोबल केसेस में काफी ज्यादा डिक्रीज इसमें देखा गया है। ये क्या थी, एक जूनोटिक डिजीज थी। जूनोटिक का मतलब होता है इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। तो जो एनिमल्स हैं वो एज ए वेक्टर भी काम करते हैं, है ना। तो बेसिकली ये काइंड ऑफ वायरस है ये। तो वायरस का जो वेक्टर है वो एनिमल्स है, एनिमल से ह्यूमन में जाता है, ह्यूमन से दूसरे ह्यूमंस में जाता है। तो ट्रांसमिशन इज पॉसिबल फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमंस एंड ह्यूमंस टू ह्यूमंस। ओके, ध्यान रखेंगे। पहला जो केस है वो कॉन्गो में आया था 1970 में,
और अगर रिजर्वॉयर देखा जाए तो अभी तक इसका इतना खास पता नहीं है हमें कि जो वायरस है वो कहाँ पर रहता है। बट जो वेक्टर है ये आपका इन्फेक्टेड एनिमल जैसे रोडेंट्स हो गए, प्राइमेट्स हो गए, अगर वो ह्यूमंस को काट लें, है ना, स्क्रैच कर लें, हम उनको खा लें, तो उससे जो है हमारी बॉडी में चला जाता है। तो जूनोटिक का मतलब है, बट अभी ये ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, अभी तक इसका कोई भी ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और बस जिसको जो सिम्प्टोमेटिक केयर है वही हम कर सकते हैं कि बुखार उतार दिया, सिर दर्द की दवाई दे दी, बस वही कर सकते हैं। ठीक है, एमपॉक्स में ना बेसिकली पूरी बॉडी पर ऐसे दाने-दाने से हो जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा ऐसे इचिंग करते हैं। जैसे चिकन पॉक्स होता है ना, तो सेम वैसे ही एमपॉक्स है। तो स्मॉल पॉक्स वाली कैटेगरी का ही वायरस है ये वाला। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रयास न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर। नाम से क्लियर है, प्रयास है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ये लॉन्च किया है ताकि जितने भी दिमागी तौर पर दिमागी तौर पर इल पेशेंट्स हैं उनका हम लोग इलाज कर सकें। कहाँ पर है ये? गोवा में बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर योग के थ्रू, आयुर्वेद के थ्रू, फिजियोथेरेपी के थ्रू, स्पीच थेरेपी के थ्रू, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मॉडर्न पेडियाट्रिक्स, इन सब को यूज करके हम जो मेंटली इल पेशेंट्स हैं उनको हम ट्रीट करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इंस्टीट्यूशन है किसने होस्ट किया है इसको? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा, इसका प्रॉपर ये मतलब काम है, होस्ट इसने किया है। नाम ध्यान रखना है प्रयास। इसका यूनिक कॉम्बिनेशन क्या है, क्यों ये फेमस है और क्यों ये यूनिक है, ये पता होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन एडफेल्सीवैक्स। देखो ये इंपॉर्टेंट है, यूनियन गवर्नमेंट ने 5 फर्म्स को ये लाइसेंस दे दिया है दैट दे कैन मैन्युफैक्चर दिस इंडिजिनस मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन। इस वैक्सीन को डेवलप किसने किया था? आईसीएमआर ने किया था। और वैक्सीन का मतलब हम लोगों को पता है कि हम पहले बॉडी में वैक्सीन दे देते हैं ताकि अगर कभी हमारी बॉडी में मलेरिया का पैरासाइट आए, पैरासाइट इज बेसिकली प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरेक्स, है ना, तो उसको मारने के लिए हमारी जो एंटीबॉडीज हैं वो जल्दी जनरेट हो जाए, क्योंकि हमने जब वैक्सीन दी थी आपकी बॉडी में तब एंटीबॉडीज बन गई थी। तो जैसे ही मलेरिया का पैरासाइट प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में एंटर करेगा, उसको हम ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने ही नहीं देंगे, उससे पहले हमारी एंटीबॉडीज उसको मार देंगे। तो दैट्स बेसिकली योर एडफाल्सीवैक्स वैक्सीन। टारगेट पैरासाइट बिफोर इट एंटर्स दी ब्लड स्ट्रीम, अफोर्डेबल है, स्केलेबल है, स्टेबल है, और जो है 9 मंथ्स के लिए मतलब इफेक्टिव रहेगी। अगर हम इसको रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो वैक्सीन बेसिकली बनाकर 9 मंथ्स तक इसको हम स्टोर कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। इसके अलावा मल्टी स्टेज एक्शन जो है, जो इन्फेक्शन के टाइम पर भी और ट्रांसमिशन के टाइम पर भी इसको हम लोग जो है काफ़ी यूज़ में लेकर आ सकते हैं। आपको इसका नाम ध्यान रखना है, पहली बात तो ये, क्यों ये न्यूज़ में है, और 5 फर्म्स को लाइसेंस दे दिया गया है दैट दे कैन मैन्युफैक्चर दिस काइंड ऑफ वैक्सीन। और हमें पता है मलेरिया कैसे फैलता है कि भई बाइट फ्रॉम इन्फेक्टेड मॉस्किटो। मस्कीटो जो है वो मतलब जो एनाफिलीज़ मस्कीटो है, बेसिकली फीमेल एनाफिलीज़ मस्कीटो, ये वेक्टर के तरीके से काम करती है उस प्लाज्मोडियम के लिए, है ना? तो वेक्टर है, इसने मस्कीटो ने हमें काटा, जो पैरासाइट है वो हमारी बॉडी में एंटर करेगा, हमारे लिवर में चला जाएगा। 10 से 4 हफ्तों तक, 10 दिन 4 हफ्तों तक जो है ये हमारे लिवर के आसपास बिल्कुल इनएक्टिव रह सकता है। हमारी एंटीबॉडीज को पता भी नहीं चलेगा, वो जनरेट ही नहीं होंगी अपने आप। तो लिवर को बहुत जल्दी ये इम्पैक्ट करता है, ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, फिर ये लिवर को छोड़कर जो है रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करता है, और धीरे-धीरे जो है मलेरिया के साइंस डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद जो है आपका मलेरिया इज़ ट्रांसमिटेड टू अनइन्फेक्टेड मॉस्किटो, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में वो प्लाज्मोडियम इस टाइम पर है और हमें फिर किसी मच्छर ने काट लिया दोबारा से, तो वो भी जो है एज़ अ वेक्टर काम करेगा, वो किसी और को जाकर काट लेगा। ऐसे जो पूरी प्रोसेस है वो चलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर वैक्सीन हम लोगों ने इसलिए बनाई है सो दैट जो ये मस्कीटो या फिर जो मस्कीटो लेकर आ रहा प्लाज्मोडियम, वो हमारी बॉडी में जब ये एंटर करेगा तो उसको हम ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने से पहले ही जो है खत्म कर देंगे, हमारी एंटीबॉडीज जनरेट हो जाएंगी। नाम इंपॉर्टेंट है, एडफैल्सीवैक्स। चलिए, इसके साथ हमारा पार्ट 1 खत्म होता है, नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। और इससे पहले आपको ये पहली बात तो लेक्चर अच्छे से देखना है, नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लेना है। नोट्स को रिवाइज़ करो, एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करो, कोई भी दिक्कत रहती है तो हमें बताओ, कोई भी इश्यू रहेगा तो हम अब सॉल्व करेंगे उस पूरी चीज़ को आपके लिए। तो कुछ भी रहेगा तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।